बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ये जो मुल्क के इंटरनल सियासी हालात हैं इनके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है जो गर्दिश कर रही है। पेंटागन के हवाले से ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़िज़ाई और ज़मीनी एक्सेस देगा। अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बावजूद उसकी ये पॉलिसी है कि वो हमसाया ममालिक से ऑपरेट करेगा और अफ़गानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाता रहेगा। तब भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या पाकिस्तान तो वो मुल्क नहीं है जो अमेरिका को अड्डे देगा। उसके बाद अमेरिकन मुख्तलिफ जर्नल्स की मुख्तलिफ उनकी सिविल और मिलिट्री क़यादत की, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के साथ और सिविल क़यादत के साथ मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते रहे। और फिर 10 मई को आर्मी चीफ और DGISI ये दोनों अफ़गानिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ अशरफ गनी साहब से और कुछ अमेरिकन अहदेदारों से इनकी मुलाकातें हुई। अशरफ गनी साहब ने बाद में एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का हामी नहीं है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि काबुल का एक तासुर काबुल में बना हुआ था कि शायद पाकिस्तानी जो हैं वो अफ़गान तालिबान के हामी हैं, लेकिन वो उनको इक़्तिदार में लाने के हक़ में नहीं है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हमारी जानिब से इसकी कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आई, लेकिन अगले दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा 11 मई को कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी किस्म के फ़ज़ाई अड्डे देने वाला नहीं है। हम अमन के साथी हैं उनके साथ और उनकी किसी का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्लेम किया। अब जो खबर आई है जिसको पेंटागन के हवाले से छापा गया है और साथ अफ़गान मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि कुरम ज़िला के इलाके में 2 जगहों पे और पारा चनार में एक जगह पे अमेरिका को स्पेस फराहम की जा रही है। ये मुबैना तौर पे अफ़गान मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मेरी इत्तला के मुताबिक अब से कुछ देर के बाद गालिबन इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करने वाला है, जहां से क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान क्या अफ़गानिस्तान को कुछ सपोर्ट दे रहा है, अगर दे रहा है तो किस लेवल की दे रहा है और क्या वो ऑपरेशनल सपोर्ट है। अमेरिका यहां से अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से अटैक कर सकेगा, फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले कर पाएगा अमेरिका, या ये सिर्फ उनके इनखला के लिए उनको कुछ कंडीशनल किस्म की सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान की जानिब से। अब इसका इस वक्त तक पता नहीं है, लेकिन अमेरिका और अफ़गानिस्तान से जो खबरें आई हैं वो कुछ और कह रही हैं। पाकिस्तान से खबर आना बाकी है क्योंकि 11 तारीख को काफ़ी दिन गुजर गए हैं और इस बीच में एक दौरा सऊदी अरब भी हुआ है इमरान खान साहब का। और जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं उन्होंने इमरान खान साहब पे दबाव डाला कि आप अमेरिका को अड्डे दें। हालांकि इस वक्त ये बात समझ नहीं आती क्योंकि इतने अच्छे ताल्लुकात तो मोहम्मद बिन सलमान के जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ नहीं हैं जितने ट्रंप के साथ थे। तो लेकिन फिर भी एक एलिगेशन है। इन सारी चीज़ों को हम सामने रखते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट के नुमाइंदगान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान आपको देते हैं, या उनसे बात हो जाए या शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हो जाए तो हमें पता चले कि एक्चुअली पॉलिसी है क्या। तो ये है सूरत हाल। मैं मेहमानों का तारुफ कर रहा हूँ ताकि बात शुरू करें। हमजा साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। निहाल हाशमी, सेनेटर निहाल हाशमी PMLN से आपका ताल्लुक है। और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, सीनियर तजियाकार, किसी तारुफ को मुताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। आलिया हमजा साहिबा, क्या 11 तारीख को जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्टेटमेंट दिया था उसको हम हतमी स्टेटमेंट समझें, या अमेरिका और अफगानिस्तान के जराए जो दावा कर रहे हैं उनमें कहीं कोई थोड़ी बहुत सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन में आपने बिल्कुल खुद ही बड़ा क्लियरली ये सारी बातें बता दी हैं कि हमें दफ्तर खारजा की तरफ से जो भी इस पर क्लैरिफिकेशन आती है पहले तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जो ये चीज़ है, मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई इतनी सच्चाई नहीं है कि हम मिलिट्री बेसिस किसी सूरत भी पाकिस्तान के US को दे रहे हैं। अगर कुछ होगा भी तो मैं यही बता रही हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए जब तक फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दे। हेयर एंड से पर नहीं जाना चाहिए। और ये मतलब
डिपार्टमेंट का काम है। मेरा यह ख्याल है कि उसकी क्लैरिफिकेशन या तो फॉरेन मिनिस्टर बेहतर दे सकते हैं या जो हमारा फॉरेन ऑफिस है। बट हमारे जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है कि अमेरिका को बिल्कुल किसी किस्म का कोई जमीनी, बता रही हूं, जी जी देखिए हम उनके नॉन नेटो अलायंस हैं, ठीक है, और उनको हम किसी किस्म की कोई एयर स्पेस या वो नहीं दे रहे होते। जो एक मिनट आलिया अहमद साहब, एक मिनट। यकम मई को अफगान तालिबान की जानिब से मुबैना तौर पे कंधार एयरबेस के ऊपर एक रॉकेट फायर किया गया था और उसके फौरन बाद मिडल ईस्ट से F-18 तैयारे उड़े थे बहुत बड़ी तादाद में। ये फाइटर जेट्स हैं, ये कंधार पहुंचे थे, इनके पास गुजरने का सिर्फ पाकिस्तान का एयर स्पेस था और कहीं से ये जा नहीं सकते। ईरान आपको पता है इनको जाने नहीं देगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ये जाएंगे नहीं, इंडिया से कोई रास्ता बनता नहीं है, चाइना की तरफ से ये कहां से आएंगे, तो इनको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से गुजर के जाना था। वो जो F-18 तैयारे पहुंचे वो एयर स्पेस तो आपकी ली उन्होंने और वो क्लेम किया न्यूयॉर्क टाइम में। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना ये कह सकती हूं कि हम कोई बेसिस जो अब तक एज ए स्पोक पर्सन ऑफ पीटीआई मैं यही बता रही हूं कि हम किसी किस्म की कोई बेसिस उनको प्रोवाइड नहीं करें जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। फर्दर क्लैरिफिकेशन फॉरेन मिनिस्टर साहब या फॉरेन ऑफिस पर बेहतर दे सकता है। जो मैं आपको बताना चाह रही थी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं कि पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय है यूएस का, और उनको एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देने का मतलब ये है कि हमने जो उन्होंने अफगानिस्तान से वापस जो अमेरिका जाने, उन्होंने अपनी मिलिट्री सप्लाईज अगर निकालनी है तो उस किस्म में उनको एक सपोर्ट दी जा सकती है। अदरवाइज ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम उन्हें किसी किस्म की कोई बेसिस कि वो यहां से चले जाए और बाद में वो अपना कंट्रोल रखने के लिए, देखिए पाकिस्तान हमेशा से, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का आज से ये स्टैंड नहीं है, उनका ये स्टैंड तब से है जब ये जंग लड़ी जा रही थी। वो तब से ये कहते थे कि पीस टॉक की एक वाहिद हल है, और अब आकर दुनिया ने ये देखा कि उनके स्टेटमेंट जो पहले पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अमेरिका ने विंडिकेट की। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अमेरिका को आप ये कह रही हैं कि उनको यहां से निकलने में मदद हम दे सकते हैं, उनको इतनी सहूलत दे सकते हैं कि वो अपना सामान यहां पे रखें और यहां से आगे ले जाएं, लेकिन अमेरिका अदरवाइज हम उनको लेकिन अमेरिकन ये कहते हैं कि हम तालिबान के साथ अगर हमारा कुछ भी होता है तो फौरन उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो अटैक के लिए वो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे। क्या आप उनको अलाउ करेंगे कि हंगामी हालात में आपकी सरजमीन को अफगान तालिबान पे या अपने मुखालिफिन के ऊपर अटैक के लिए अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर सकें? खान साहब मैं आपको एक छोटी सी बात याद करा दूं। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो वाहिद शख्स हैं, वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने तब भी इस जंग की मुखालफत की थी जब सारी दुनिया नहीं चाहती थी कि अफगान में पीस डायलॉग हो। हाँ, खान साहब उस चीज के भी मुखालिफत हैं जब आपको याद है उसामा बिन लादेन के लिए यहां पर आकर ऑपरेशन किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारी सॉवरेनिटी पर ये एक अटैक है, और हम अपनी बात पर आज भी कायम हैं। हमारा वजीर आजम वो ब्रेव और खुद जिसे कह लेना कि बहुत ही इस टाइप का वजीर आजम है, बहादुर और दलेर, जो ये फैसला करना जानता है पाकिस्तान के मफाद में हम हर फैसला करेंगे, पाकिस्तान की सलामती के लिए और अपनी खुद मुख्तारी पर। पाकिस्तान के मफाद का नाम लेके ही लोग फैसला करते रहे और पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया गया। आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ हूं, और जाहिद हफीज चौधरी से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं भी मसरूफ हूं। लेट्स सी उनका बयान क्या आता है। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपको क्या लगता है कि जो खबरें छप रही हैं इस पर तबसरे भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का स्टेटमेंट आने तक ये सारे तबसरे जो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं कि हमारी सरजमीन अमेरिकन को अगर मिली है तो किस नौइयत की मिली है और किस लेवल तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक तो कबल अज़ वक्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब देखिए, आपने अभी कहा पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, और सॉवरेन कंट्री का तरीका जैसे ईरान एक सॉवरेन कंट्री है, मगर ईरान तो अलाउ नहीं करता अमेरिका को। मगर हम क्या करें, बदकिस्मती से बड़ा बेर से हमारा ये तारीख हमारी शुरू होती है, और बड़ाबेर के बाद मुशर्रफ साहब के शहबाज बेस देने तक जितना कष्ट खून हमारे मुल्क में हुआ, जो तबाही और बर्बादी हमने देखी है,
वो नाकाबिल बयान है। मैं पिटिशन फाइल की थी कराची एयरपोर्ट के जो होटल है उसमें, उस जमाने में अमेरिकन रहते थे 2000-2001 में। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की, उन्होंने मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। तो अगर देखिए ये कब था, मुशर्रफ के दौर में था। तो जो लोग इतने पावरफुल हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अजान फजर को बंद करवा देते हों, और फिर हमारी गफलत देखिए कि अभी हम जा करके जो आपने अशरफ गनी साहब की बात की कि हमने कहा कि जी हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत ना आए। हम होते कौन है एश्योरेंस देने वाले? हम अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, अफगान के लोग अशरफ गनी को करें या वो नॉर्दर्न अलायंस को करें या तालिबान को करें या बुरहानुद्दीन, हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वहां के अवाम की मर्जी होगी, वो जिसको चाहें उसे मुंतखब करें। हमें इस तरह की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। अब जहां तक रह गया कि जनाब ये जो अभी कंधार के एयरबेस पे F-18 कैसे आया, तो ये अब जवाब तलब करती है पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत है कि जनाब ये जहाज आए कैसे। और दूसरी बात, आपने भी कह दिया मोहतरमा को कि वजीर आजम इमरान खान की फैसला और पॉलिसी, वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क के बादशाह सलामत नहीं है कि वो अपने मर्जी से फैसला करेंगे। पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। मोहतरमा बैठी हुई आलिया मलिक साहब ये करेंगे डिजाइन। ये नहीं हो सकता कि कौमी असेंबली और सेनेट को आप बाईपास करें और किसी इदारे में बात हो या कोई प्राइम मिनिस्टर करे या वजीर, ना 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 ना। पॉलिसी का जो चीज है वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट जो है कलेक्टिव विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आपको याद होगा जब सऊदी अरब में अफवाज भेजने की बात हुई थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं नहीं होता हूं कोई फैसला करने वाला, यह पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। और ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाया गया था। ठीक है, उसकी कीमत हमने अदा की, मगर हम अपने नजरों में भी सुरखरू हैं और जमहूरी तौर पर भी सुरखरू हैं कि हमने कहा सऊदीया जैसे दोस्त को हमने कहा नहीं, अगर हमारे अवाम हमारी पार्लियामेंट इस बात की इजाजत देती है बिल्कुल फब्या। मगर यह कैसे हो सकता है कि फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिक्टेशन, जहाज का आना, अड्डा देना ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में? यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी को इमरान खान साहब दांव पे लगाना चाहते हैं। जैसा अभी आपने भी कहा इंट्रो में कि वो सऊदी अरब गए थे और अमेरिका गए थे। नहीं, ये मैंने कहा कि वो आप खुद जमात इस्लामी ने क्लेम किया है, जमात इस्लामी ने क्लेम किया, और वो क्लेम मुझे इसलिए उनका मजेदार नहीं लगा, मुझे इसलिए नहीं लगा कि जो बाइडेन के साथ मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं है। सर प्रेस रिलीज आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस रिलीज आ गई है। बिन सलमान साहब से कोई लेना देने नहीं है। हमें तो एक बात जानना है कि मेरे मुल्क की सॉवरेंटी को दांव पे ना लगाया जाए। अच्छा चलिए, प्रेस रिलीज आई है सर, वो तो सुन लें। देखिए प्रेस रिलीज अभी आई, और सर प्रेस रिलीज आई है वो तो सुन लें, पहले उनका जवाब सुन लें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टू द मीडिया क्यूरीज द स्पोक्सपर्सन स्टेटेड दैट देयर वाज नो यूएस मिलिट्री और एयर बेस इन पाकिस्तान नॉर वाज एनी सच प्रपोजल। आगे लिखते हैं जी, एनी स्पेकुलेशन ऑन दिस अकाउंट वाज बेसलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल एंड शुड बी अवॉइडेड। और लास्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं जी, द स्पोक्सपर्सन एडेड दैट पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ फ्रेमवर्क और कॉपरेशन in terms of airline of communication and ground lines of communication in place since 2001. No new agreement has been made in this regard. ये आ गया जी इस्लामाबाद से, वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यही तो बात है। जब वो कहते नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं इट इज इन प्लेस इन 2001। तो अच्छा, आप 2001 के बाद जब ये कह रहे हैं कि एयरबेस कैंसिल किया, सर आप कैसे इन प्लेस होता है? उसको अवॉइड करें। नहीं सर, नहीं उसको अवॉइड करें। सर पहले समझ तो नहीं क्या कह रहे हैं जनरल साहब वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर जो क्यूरीज आ रही हैं उस पर हम ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आप इसकी वजाहत कर दें, बता दें जनरल साहब, आप ही बता दें, चलिए आप बता दें, मैंने पढ़ के सुना दिया, आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में सिर्फ एक ही चीज कॉमन रह गई और वो है अफगानिस्तान। अगर आज अफगानिस्तान इक्वेशन में से निकल जाए तो आप चाइना के साइड पे हैं और अमेरिका के साथ आपकी एक मुखालफत शुरू हो जाती है और आप एक सुपर पावर के ऑपोजिट साइड पे हो। लिहाजा आप इसी को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका में जो कांग्रेसमैन को एड्रेस किया, उधर उन्होंने खास तौर पे कहा कि हम अमेरिका के साथ एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं।
यानी अगर आप अमेरिका हमसे अफगानिस्तान में कोई फायदा लेना चाहता है तो हम और जगहों पे कुछ फायदा लेना चाह रहे हैं। सो एक पार्टनरशिप ऐसी डेवलप हम करना चाहते हैं जहां मामलात हों। और आपने सुना होगा कि एनएसए की बातचीत हुई है वहां पे जिनेवा में, और अब उसमें पाकिस्तान अपने तौर पे जो फायदा उठाना चाहता है या उठा सकता है उसकी बात हो। ठीक है, अमेरिका नेचुरली ये चाहे। अब हमारा मसला क्या था? हमारा मसला ये है, हम ये चाहते थे कि अमेरिका यहां से निकलने से पहले अमन कायम करके जाए, यानी एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट। जो पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पे तालिबान की, बोल असल में ये अल्फाज नहीं है। हम ये कहते हैं कि हम किसी एक ग्रुप के नहीं, हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने जो अफगान खुद फैसला करें, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हों और हमें आसानी रहे कि जी हम ये समझें कि इस गवर्नमेंट की रिट पूरे अफगानिस्तान पे है। आज तो उनकी रिट नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो काबुल में है। ठीक है, हमें टीटीपी तंग करती है, टीटीपी के हमले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तो रिट नहीं है वहां पे। तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी हुकूमत ब्रॉड बेस्ड बने जो ये ना हमें कह सके कि जनाब फलां जगह से आपके ऊपर हमले हो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का वहां जिक्र है, जिसको वो तालिबान का सम कह रहे हैं कि जनाब तालिबान का हमने ये कहा कि वो हुकूमत नहीं। हम किसी एक की नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और फैसला करें और वो गवर्नमेंट बने जिसमें स्टेक होल्डर्स सबका अपना अपना इंटरेस्ट मौजूद हो। तो ये थी बात। अच्छा, अब चीज ये है कि जैसे जैसे 2001 का हमारा जो एग्रीमेंट था वो तो है ही, लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान से फौज निकलती गई है वो हमारी रोड और हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल बहुत कम होता गया, और आने वाले दिनों में 11 सितंबर पे वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तकरीबन बहुत थोड़ा रह जाएगा। लेकिन जरूरत हमारी ये है कि अगर अफगानिस्तान में कल को खाना जंगी शुरू हो जाती है और वहां से उसका सारा दबाव हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है रेफ्यूजीज की शक्ल में या टेररिज्म की शक्ल में, तो हम क्या करेंगे? हम जाके लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये तमाशा खड़ा किया वही आके लड़े, वही इसको आके करे। ना रशिया तैयार है, ना चाइना तैयार है, सब कहते हैं जी निगोशिएटेड सोल्यूशन करें, ना ईरान तैयार, और सारा जो मलबा आता है वो पाकिस्तान पे आता है। हम भुगतेंगे उसको अगर वहां पे खाना जंगी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने ये कहा है कि आपके साथ हमारा जो बातचीत थी कि आप हमारे यहां से कराची पोर्ट से सामान लेके जाते थे या आपके हवाई जहाज यहां से गुजरते थे, वो गुजरे, लेकिन हमने शमशी बेस के बाद उनके साथ ये किस्सा खत्म कर दिया था। लास्ट हमारा शमशी बेस जनरल साहब आप एक नुक्ता बयान करके आप थोड़ा सा पीछे वापस चले जाएं। आपने कहा कि ये लड़ाई तो फिर अमेरिका को लड़नी है, तो अमेरिका तो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के लड़ेगा, आपको उसको अड्डे देने पड़ेंगे, उसके फौजियों को बैठाना पड़ेगा, उसके हथियारों को यहां से इस्तेमाल होना पड़ेगा। नहीं, उनको मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक बेस का इंतजाम कर लिया, हो पाएगी सेंट्रल एशिया में कर दिया है उन्होंने, मोस्ट प्रॉब्ली उधर को तय कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो उनकी प्लान है वो ऑपरेट करेंगे बहरा अरब से, उनके वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहां से जहाज उड़ेंगे और मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ कतर से करेंगे। तो ये तो उनकी इमीडिएट प्लान है। पाकिस्तान को इसमें फर्म रहना चाहिए कि इनको बेसिस ना देने का जो आज वादा कर रहे हैं, ये हमने आइंदा देखना है कि इस पे किस हद तक हम कायम रहते हैं, और ये कायम रहना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ जो है ना वो ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इन द कम्युनिकेशन एंड ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि सिर्फ जमीनी रास्ता कम्युनिकेशन के लिए, मवासलात का जमीनी और फजाई रास्ता, बस अटैक के लिए नहीं रास्ता दे रहे हम। नहीं, अटैक के लिए नहीं, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो ये है कि अगर अमेरिका के वहां पे मवासलात का भी रास्ता क्यों दें? सर वो तो आपके दौर में भी था, मना कर देते नवाज शरीफ साहब उनको। नहीं था, लेकिन हम सॉवरेंटी सौदा होता है ना भाई, सॉवरेंटी कंप्रोमाइज होता है। मेरी सोच ये है, नहीं ये जनरल साहब क्लियर कर दें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये कम्युनिकेशन के खत्म हो गए थे सर? नवाज शरीफ साहब के दौर में है नहीं, ये खत्म हो गया था सर नवाज शरीफ साहब के दौर में? बिल्कुल खत्म हो गया था, कोई नहीं था। हमारी अगर मर्जी पे होता तो हम अमरीकियों को वहां से जाने ना दें। हम ये कहते कि जनाब आप यहाँ पे अमन कायम करके निकलें, यहाँ पे तो पीछे संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी मर्जी के तहत निकलना है, लेकिन एक चीज पे वो तैयार है कि जी अगर वहां पे कल को बदअमनी फैलती है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे तो फिर ठीक है, हमसे ले लें वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने अगर वहां पे फौज रखी है तो उसको दाना पानी जाना है, उसको कोई और सामान वगैरह जाना है जो ये पहले भी भेजते रहे, तो उनको बेसिस देना। जनरल साहब यहाँ टेक्निकल सवाल है, यहाँ टेक्निकल सवाल है। देखें, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग जवाब दे दें।
लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन तब तक थी जब तक कि अमेरिकन बैठे हुए थे अफगानिस्तान में। आप सिर्फ उनको आने जाने का रास्ता देते थे, वो अपने ऑपरेशंस को अफगानिस्तान से करते थे। लेकिन जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़ देंगे 11 सितंबर के बाद, तो फिर जब भी वो हमला करने के लिए आएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को या पाकिस्तान की हवा को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगी सर, वो अटैक के लिए आप उनकी मुआवनत कर रहे होंगे, उसका स्टेटस मुख्तलिफ हो जाएगा। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जन साहब देखें, ये अगर अमेरिकन यहाँ रहते हैं अफगानिस्तान में, तो फिर तो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ना। और अगर वो यहाँ नहीं रहते और वो रहते हैं कहीं कतर से आते हैं या समंदर से आते हैं, तो फिर अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को या ग्राउंड को यूज़ करते हैं, तो फिर तो वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खाली नहीं है, फिर तो वो बाकायदा हमला करने के लिए आपकी जगह को या आपकी हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्क आ जाएगा ना इसमें। देखिए, इसमें दो चीजें मैं वादे कर दूं। पहली बात तो ये है कि अगर वहां पे उनके ट्रुप्स होंगे तो फिर उसी सूरत में यहां से ग्राउंड कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है। और जो एयर सपोर्ट वगैरह उन्होंने देनी है, उसके लिए अगर वो एयर स्पेस यूज करते हैं तो वो एक आरजी एयर स्पेस यूज करने का जरूरत अगर उनको पड़ती है तो किसी वक्त हो सकता है। हाँ, जैसे 1 मई को हुआ। एग्जैक्टली, ठीक है। मेरी जो सोच है वो ये है कि वो जो उनके ज़हन में है वो ये है कि अपने बेसिस जो उनके वहां पे बगराम वगैरह में हैं, उनको वो रीएक्टिवेट करेंगे, उसके लिए ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे और फिर जब होगा तो ऑपरेशन वहीं से किए जाएंगे। क्योंकि आज वो बेसिस जो है वो अफगान आर्मी को हवाले करके गए हैं, अफगान एयरफोर्स को हवाले करके गए हैं, ताकि वो उनको मेंटेन कर सकें और उनका दिफा कर सकें। लेकिन तो सर उन्होंने फॉर्मूला दूसरा बताया ना, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं, हम यहाँ पे अब नहीं रहेंगे, उन्होंने साफ कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दूसरे मुल्कों से अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया करेंगे, ये उनका फॉर्मूला है जो वो कह रहे हैं। खाली एयर फोर्स को यूज करके अगर आप बॉम्बिंग कर लें, कुछ कर लें, तो वो तो खाली उसका तो कोई फायदा नहीं। आपको याद होगा एग्जैक्टली कि इन्होंने बॉम्बिंग की थी, इन्होंने जब तालिबान के ऊपर की थी, तो उससे क्या तालिबान खत्म हो गए? फिर इनको फिजिकली जाना पड़ा। तो फिजिकली खुद जाना पड़ा। अल्टीमेटली इनको कुछ ना कुछ वहां पे ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे, तभी जमीनी रास्ते की जरूरत है। अगर ट्रुप्स ना हो वहां पे तो जमीनी रास्ते की फिर जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये जरूर है कि किसी वक्त इनिशियली उनको कोई करना पड़ जाए रन, एक आध को वहां पे 1-2 बॉम्बिंग वगैरह के रन, लेकिन अल्टीमेटली वो अपना बेस वहां पे कोई ना कोई एक्टिवेट करेंगे और ट्रुप्स जमीन से जाएंगे, तो वो ट्रुप्स में उनकी सप्लाई का काम पाकिस्तान की ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देगी। लेकिन पाकिस्तान आलिया हमजा साहबा, ये आप लोगों की जी आलिया हमजा साहबा, आपकी प्रेस रिलीज भी आ गई है। जिस तरह शबाब बेस था या शमसी बेस वगैरह थे, ये एयर बेसिस देने का ऑलरेडी इन्होंने इनकार कर दिया हुआ है, यानी इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि ये हम नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इनसे मांगेंगे। वो मेरी जहां तक इत्तला है, वो उन्होंने सेंट्रल एशिया में गालिबन ताजिकिस्तान वगैरह इनके साथ कोई अरेंजमेंट किया, जहां पहले भी वो करते रहे वहां से। ठीक है जी आलिया हमजा साहबा, ये जो प्रेस रिलीज आई है अब तो आ गई हमारे पास। खान साहब, हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती थी। मैंने पहले हाफ में भी कहा था कि मतलब मुझे उम्मीद नहीं है, बट अब तो कैटेगोरिकली एक डिनायल आ गया है। देखिए, ट्रांसपोर्ट तो उनकी 2000 से हो रही है, तो इसमें मतलब कौन सी ऐसी खबर थी? मुझे तो ये नहीं लगता कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। सादा से मेरे तो कुछ सवाल हैं आपसे। हम भी पास जानते हैं सबका और खान साहब का भी पास जानते हैं। मुझे एक बात बताएं, जब ये बात करते हैं ना मतलब खार पॉलिसी पर, तो प्लीज जरा अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने ना 5 साल फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रखा, फॉरेन मिनिस्टर रखते तो ये कहीं पर बात करते और कहीं पर किसी चीज पर डायलॉग होता। देखें, मैं जरा पास से, क्योंकि जाहिर है लोगों को भूल जाता है थोड़ा सा। नवंबर 25 आपका अगस्त 1998 क्लिंटन था उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट। उन्होंने अलकायदा बेसिस के ऊपर अटैक करना था। अरेबियन सी में यूएस के शिप्स थे, पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज करके उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया। हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ साहब की। ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, आपको अगर याद हो तो वहां पर उन्होंने जरदारी साहब को बुलाया और वहां के एम्बेसडर ने कहा कि आई एम फीलिंग वेरी बैड कि आपके लोगों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें जाके कंसोल करेंगे? ही सेड के आप करते जाए, मैं उन्हें संभाल लूंगा। देखिए फर्क है, पहला प्राइम मिनिस्टर है,
फॉरेन ऑफिस फिलिस्तीन पे पॉलिसी देख ले, फिलिस्तीन पे यूएन पे जाकर सलामती काउंसिल में, और प्लस सीएनएन पे बैठकर जिस तरह से उन्होंने बताया है पाकिस्तान को, क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, 2013 हमने ड्रोन स्ट्राइक्स के अगेंस्ट हमने नेटो सप्लाई बंद कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई थे, देखें हिस्ट्री लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती है, इसीलिए मैंने बगैर के मेरे तरफ मुझे कोई भी पार्टी स्टेटमेंट दी जाए, आई ट्रस्ट ऑन माई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और उनकी हिस्ट्री को जानते हुए मैंने ये सब कुछ कहा था। देखिए अक्टूबर 2012 में इमरान खान साहब ने प्रोटेस्ट किया था ड्रोन के खिलाफ अक्टूबर 2012 में इमरान खान ने किया था एहतजाज, लेकिन जो हमने सप्लाई लाइन बंद की थी 25 जी जो हमने अक्टूबर 2012 जो इमरान खान साहब ने ये सलाला इंसिडेंट के बाद हमने उनकी सप्लाई बंद की थी, वो ड्रोन पे नहीं की थी, सलाला इंसिडेंट के बाद सर हमने ड्रोन अटैक्स, हमारा जो कैटेगोरिकली स्टैंड था कि मासूम लोगों को मारा जाता है। मैं यही आपको बार बार बता रही हूं कि पहला चेयरमैन लीडर प्राइम मिनिस्टर कह ले जो इतने अरसे से जिसका वाहिद स्टैंड था कि जंग हल नहीं है, क्लैरिटी के साथ था, पीस टॉक करे, वहां बैठे, और आखिर इतना अरसा जंग लड़ने के बाद आज अमेरिका डायलॉग की टेबल पर बैठा है तालिबान के साथ भी, और पाकिस्तान उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। देखें हमें आज पता है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान में आज जो मईशी सूरत हाल है उसका डायरेक्टली, जिसे कह ले कि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू अमन इन पाकिस्तान। आज जो हमारी माशाल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के बाद आज पाकिस्तान में जो अमन है, उसी वजह से हमारे माशी जो इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं। सो ट्रस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हम कोई पाकिस्तान की जिसे कहे सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, और जो भी चीज होगी वो अवाम के सामने, पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। देखिए जी निहाल हाशमी साहब, एक सेकंड देखिए उनका एतराज तो था, अब मेरे ख्याल दूर हो जाना चाहिए। निहाल हाशमी साहब, हुकूमत बड़ी वजाहत के साथ कह रही है जी जो एग्रीमेंट था जो हर दौर में रहा, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो तो है जब तक ये निकल नहीं जाते। जब ये चले जाएंगे हम इनको कोई ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं देने जा रहे, कोई फौजी अड्डा, कोई हवाई अड्डा, कुछ हम इनको नहीं देने जा रहे। अब इसके बाद क्लैरिटी है सर? अफगान मीडिया और अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो झूठ हैं, तरदीद आ गई है पाकिस्तान की। देखिए जी, कतन क्लैरिटी नहीं है, और इनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि इन्होंने कहा था कि ये कश्मीर के एम्बेसडर बनेंगे, अफगानिस्तान को तो एक तरफ रखें, जो हमारी शरग है उसके हवाले से कहा था पूरी दुनिया में हम सफ़र करेंगे, और शाह महमूद कुरैशी साहब बता दें कि कौन से 10 ममालिक गए, और इमरान खान साहब बता दें कौन से 2 ममालिक गए, नहीं गए। ये तो इनके अपनी तो कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं, और जहाँ तक नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी थी तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते थे, और उनकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था कि पाकिस्तान ने CPEC किया था। उनकी फॉरेन पॉलिसी का नतीजा था कि जिसकी कीमत उनको देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं खित्ते में भी अमन देखना चाहता हूं, और हमारे घर को इन ऑर्डर होना है, जिसके बदले डॉन लिस्ट का नतीजा हमारे सामने आ गया। तो ये फॉरेन पॉलिसी नवाज शरीफ के दौर में था, जब वो ईरान भी गए और ईरान के साथ भी उनके मामला ठीक हो गए, अफगानिस्तान भी गए। बात सारी ये है कि फर्द हल नहीं करता, ये पार्लियामेंट का डोमेन है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ना किसी फर्द का है ना किसी इदारे का है। ये कलेक्टिव विजडम होता है, और कलेक्टिव विजडम के थे आपको करना। अब अगर खुदा न खास्ता वाइस वर्सा आप सोचें कि अगर यही पाकिस्तान अफगानिस्तान के जगह होता तो उनके दिल, हमारे दिल पे क्या बीत रहा होता कि हमारा पड़ोसी इस्लामी मुल्क हमारे साथ ये रवैया कर रहा है। हमें तो अमेरिका को सलाह देना चाहिए कि हम आपको राहदारी देते हैं, जहां जाके इजरायलियों को आप सीधा करें जो निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी करें। तो बात यह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसे पार्लियामेंट पर अगर आप लेके जाएंगे तो ठीक रहेगा। और हमें रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, जब ड्रोन एक फायर हुआ था अफगानिस्तान के लिए अरेबियन सी से, और वो गलती से एक पाकिस्तान गिर गया था, तो नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ा सख्त एहतजाज किया था, जिससे अमेरिका ने माफी मांगी थी कि बाय मिस्टेक इट हैज हैपेंड। तो हमने हमेशा बड़ा सख्त, और फिर देखिए नवाज शरीफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बिल क्लिंटन साहब कहते रहे कि जनाब आप एटमी धमाका ना करें, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये कमी जिगरा होता है लोगों के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, जो अमेरिका, बरतानिया और
फ्रांस और जितने भी मगरबी ममालिक हैं उनके धमकियों को, उनकी बातों को बर्दाश्त कर सके। ये सिर्फ जिगरा नवाज शरीफ साहब के पास था। जी जनरल साहब, नवाज शरीफ ज़्यादा जिगरा किसी के पास नहीं है, ये निहाल हाशमी साहब का क्लेम है। देखें, निहाल हाशमी बादशाह हैं, जो कह दें ये तो इनके, क्योंकि अब लीडर है इनका, वो जो कुछ भी गलतियां करे, अच्छा करे बुरा करे, हाशमी साहब को तो वही नजर आएगा जो इनका दिल चाहता है। लेकिन बात ये है कि ये इतना बड़ा एक हमारे लिए मसला खड़ा कर रहे थे भाई साहब जब गए सऊदी अरेबिया, और शहजादा वहां पे उनको वादा कर रहे हैं कि हम यमन में ट्रुप्स भेजेंगे। जब वापस आए तो ये मसला खड़ा हुआ और फिर उनको बताया गया, रहील शरीफ ने ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा जी हम तो पहले ही फंसे पड़े थे बुरी तरह और हम ट्रुप्स नहीं दे सकते, तो फिर सहारा लेना पड़ा पार्लियामेंट का, वरना ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब था, आपके जवाब नहीं दे सकते कि जनाब हम फंसे पड़े हैं। कि आपने ये बात इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं जनरल साहब, प्लीज आप रिश्तेदार ओहदे पे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं। निहाल भाई आप किसी से पूछ रहे, ये तो मियां साहब ने हमारे लिए एक मसला खड़ा कर दिया कि आप एक जिम्मेदार आदमी है। मियां साहब ने अगर कहा कोई डॉक्यूमेंटेशन ला के दिखा दे, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो बाद में जब यहाँ आके बात हुई तो उनको बताया गया कि जनाब यहाँ कमिटमेंट इतनी ज्यादा है, आप तो यहाँ से तुम 2 आदमी भी नहीं निकाल सकते। वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर दोनों आपको पता है कि जरबे चल रहा था ऑपरेशन भी। तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट का सहारा लिया गया, क्योंकि खुद डायरेक्ट इनकार करने का तो सवाल नहीं था, क्योंकि आप जाके वहां पे वादा कर रहे। तो यहां फिर आके आपने पार्लियामेंट में ये किस्सा खड़ा किया, पार्लियामेंट की करारदाद आई तो आप सुरखुरू हो गए, आपने कहा जी पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया, मैं क्या करूं। तो ये हुआ था जिसकी वजह से सऊदीया की नाराजगी वहां भी कुछ हुई थी। सऊदीया की नाराजगी भी हुई थी। आप याद ये स्टोरी गलत है, बिल्कुल मिसलीड है। तो भाई के वज़ीर खारजा ने बड़ा एक भाई ये ट्रैक रिकॉर्ड है। 1990 में भी नवाज शरीफ ने कुवैत इराक वॉर में फौज भेजने से मना कर दिया था, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब असलम बेग साहब चाहते थे कि फौज लेके जाएं। निहाल भाई बात ये है कि मियां साहब ने एक पक्की बात है कि नहीं रखा था फॉरेन मिनिस्टर, और वो इसीलिए नहीं रखा था कि वो पॉलिसी को खुद डील करना चाहते थे, और पॉलिसी ये थी, उनकी पॉलिसी ये थी कि भारत की खुशामद करनी है, भारत को खुश करना। भारत की खुशामद तो आज की जा रही है, भारत की खुशामद आज हो रही है, नवाज शरीफ के दौर में नहीं हो रहा था। बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। उस जमाने में कश्मीर को 370 खत्म नहीं किया गया था। निहाल भाई बात ये है, नवाज शरीफ बराबरी की बुनियाद पे हर मुल्क से राब्ता रखते थे। कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, सच्चाई का सामना कर लेना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आ रहे हैं अभी आप। वेलकम बैक नाजरीन, जरा पीडीएम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आलिया हमजा साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने पीडीएम को दोबारा एक्टिव कर दिया है और उन्होंने पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, बाकी जमातों को उन्होंने कहा जी आए, दावत भी दी, इकट्ठा भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि पीडीएम जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी वो दोबारा अब रिवाइव हो रही है, और वो जो उसके बीच में कुछ इख्तलाफात थे उनको दूर करने के लिए अब शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतरे। खान साहब, मैं अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं पहले वाली 2-3 बातों पर जवाब क्विकली फिर कर लें, टाइम बहुत थोड़ा है। लेकिन अच्छा, फिर मैं पीडीएम पर ही आ जाती हूँ। सर देखिए, पीडीएम ने इकट्ठा होना ही था, उसका रीजन आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। कल की जो ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, कल का जो पर कैपिटल इनकम आया है, कल के जो इकोनॉमिक फिगर्स आए, मेरे ख्याल में तो पीडीएम को अब नजर आ गया है कि ये 2 साल क्या, अगले 5 साल क्या, मतलब इनकी हुकूमतें नहीं आने वाली। तो ये अब सारे वो जिससे कहना कि दोबारा अब इकट्ठे हो गए हैं, मतलब आपको भी पता है कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो सिर्फ मफादात के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। स्टोरी बड़ी सादा सी है। जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अकेले थे, और ये सब, मैं मतलब अब कुछ कहना नहीं चाहती, ये सब लोग एक तरफ थे जो मफाद पर टोला था, और अब भी ऐसा ही है, और हम हुकूमत में अकेले हैं और हमारे ऑपोजिट ये जो 10, 11, 12 जमातें हैं। आपको भी पता है कि जिस खूबसूरती से पीपल्स पार्टी ने PMLN को इस्तेमाल किया, अब यही
ऐसी ही कोई स्टोरी इनको लग रहा है कि इनको दोबारा से इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये अकेले अकेले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। और देखें जो हालात, मैं बार बार ये कह रही हूं कि पहले मईशत संभली है, अब मईशत टेक ऑफ करी है और मईशत के सम्राट आम आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। जिन हमें ये घरों का, कम लागत के घरों की बार बार कह के हमारे कान पक जाते थे ना सुन के, अब वो बनना शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, एलएसएम ग्रोथ 9% पर पहुंच गई है, यानी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गए। इंडस्ट्रीज लगने का मतलब यह है कि यहां पर लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी चीज है, आपका पर कैपिटल इनकम यानी फीकस आमदनी $1496 से इस वक्त $1696 पर पहुंच गई है। तो मेरा यह ख्याल है कि ये सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। पूरे रीजन की आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही थी, हमारी 13% बढ़ रही है। तो ये आप पूरे लग रहा है इसलिए वो पीडीएम को रिवाइव कर रहे हैं, आपको इसलिए लग रहा है वो कर रहे हैं? सर हमें तो ये लग रहा है कि नहीं सर, निहाल भाई से एक सवाल तो पूछ लूँ मैं। निहाल भाई ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कोई एक्सप्लेनेशन दे दी है जो आपने उनको शोकाज नोटिस भेजा था, या अब वो शोकाज नोटिस का जवाब दिए बगैर आपकी आंखों का दोबारा तारा बन रहे हैं? एक सिर्फ चीज रह गई बीबी आलिया से, वो सिर्फ ये कि दूध और शहद की नहरें भी खुद गई हैं, वो भी बह रही हैं। थोड़े दिनों तक आ जाएगी, आप अपने सवाल का जवाब दे दें। देखिए जो रह गई पीपल्स पार्टी की बात, तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक हकीकत है, वो पाकिस्तान के अवाम की जिस भी जगह पे नुमाइंदगी करती है। हमारी सारी बात ये होती है कि हम आपस में अफवाह, और चूंकि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के ऐवान में जो भी सियासी जमातें बैठी हैं उन सबके वो मुश्तरका तौर पे लीडर है, रहनुमा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने लोगों को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो एक जमहूरी चीज है। और ये बहुत पीडीएम का एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका वो पार्लियामेंट नहीं है। पीडीएम का एक अलग पार्लियामेंट में वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। पीडीएम के अंदर सारी जमातें इकट्ठी हैं, पीडीएम के अंदर सबकी एक जैसी औकात है ना, वो खुद कहते रहे सारे। मुझे ये बताएं कि पीडीएम में 2 जमातों ने आपको धोखा दिया था, आपने उन 2 जमातों को शोकाज नोटिस किया था, क्या उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब आ गया है, या आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि इनको सवाल नहीं करना चाहिए था? अच्छा, एक तो और आपको बता दूं कि जो फिगर्स कल दिए, दुनिया के इससे बड़ा झूठ और लतीफा कोई नहीं हो सकता है कि इस हुकूमत ने जितनी झूठ और अयारी और मक्कारी करती है करप्ट हुकूमत। अब रह गया पीडीएम, तो पीडीएम के ये सारे फैसले फजलुर रहमान साहब और जो दीगर सरबराहान हैं वो मिलकर करेंगे। कोई मुस्लिम लीग अकेली इसको हैंडल नहीं करती, इसमें दीगर जितनी जमात है, अगर वो महसूस करेंगे कि इन दोनों पार्टियों के साथ अफाम तफहीम से बात आगे बढ़ाई जाए तो आगे बढ़ जाएगी। चले आलिया क्या कह रही हैं आप? जो है आप बता दें क्या कह रही हैं आप? नहीं होगा क्विकली जी आलिया। ये झूठ बोलेगी, इनकी पार्टी झूठ का एक ढंढोरा सर ऐसे ही एक दूसरे पे डायरेक्टली तो एलिगेशन ना लगाएंगे झूठ सच का। भाई देखिए ये पब्लिक फैसला कर रही है कौन झूठ बोल रहा है। सारे करप्ट लोग ऊपर आके बैठे हुए, एनआरओ दे दिया है जहांगीर तरीन को इन्होंने। सर उनको बात तो करने मौके पे जी। आलिया क्विकली। सर देखिए मेरी एक बात सुने, ये कह रहे हैं ना फिगर्स, इनको फिगर्स का पता है, इकोनॉमी का पता है। सर बम्पर क्रॉप आई 6 फसलों की, मतलब एग्रीकल्चर में आपकी ग्रोथ आ रही है, मगर कीमत जो है वो नीचे नहीं आ रही, कीमत ऊपर जा रही है। बम्पर क्रॉप आई मगर रोटी नसीब नहीं हमें। बम्पर क्रॉप मैंने, अगर लोगों को रोटी नसीब ना हो तो बम्पर क्रॉप और गंदुम को आप क्या करेंगे? निहाल साहब देखिए मेरी बात सुने, एक तरीका होता है, ये डिबेट हो रही है बड़ी, मेरे ख्याल में चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं ये हो जाता है इस तरह का प्रॉब्लम। टॉक शो जो है दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।